अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था एसेट प्रॉपर्टीज़ को, और उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है आइसोलेशन का, जो कि कंकरेंट ट्रांजैक्शन की वजह से को फुलफ़िल करने के लिए हर एक ट्रांजैक्शन का आइसोलेट होना ज़रूरी है। तो कंकरेंट ट्रांजैक्शन या कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब एक बात आप जहन में रखिएगा कि अब यहाँ पे दो चीज़ें हुई हमारे पास। एक हमारे पास ये है कि डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरा है कि अब ट्रांजैक्शन भी एक नहीं है, मोर देन वन ट्रांजैक्शन है। सो हम ये करना क्यों चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन मोर देन वन हो, और ट्रांजैक्शन मोर देन वन होंगी भी क्योंकि रियल लाइफ एप्लीकेशन है। जिस तरह की मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बोला था कि जी ATM का एग्जांपल, टिकट, मूवी टिकट रिजर्वेशन या फिर फ्लाइट टिकट रिजर्वेशन, ये सारे एग्जांपल्स हैं। क्लियर? इसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये मल्टीपल यूज़र से, यानी कि डिफरेंट यूज़र से इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्लियर? और ये एग्जीक्यूट होते हैं कंकरेंटली, एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक डाटा आइटम को, किसी स्पेसिफिक रिसोर्स को ये एक साथ एक्सेस करते हैं। अब इसका बेसिक पर्पज़ ये है जिस मकसद के लिए हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इस सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, बिकॉज टू इम्प्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ द सिस्टम, जिससे सिस्टम की थ्रूपुट यानी कि आउटपुट इंक्रीज़ होगी। अब उससे क्या होगा कि सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, रिस्पांस टाइम जो है हमारे पास इंक्रीज़ होगा, जल्दी हमें रिस्पांस मिलेगा। सही है? लेकिन साथ साथ ये बहुत प्रॉब्लमेटिक भी है, प्रॉब्लमेटिक भी है, इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। और ये प्रॉब्लम किस तरह क्रिएट करता है, अब उस प्रॉब्लम्स की तरफ हम अभी आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा यहाँ पे कि जी अब आबिद जो है और एक साथ दो पर्सन्स को या मोर देन वन को पेमेंट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली एक साथ, तो कंकरेंट एग्जीक्यूशन है ना। अब है तो ट्रांजैक्शन, डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, अब इनको आइसोलेटेड तरीके से एग्जीक्यूट करवाना है। क्लियर? अब इसका एक सोल्यूशन ये हो सकते हैं कि जी इसको सीरियल वाइज एग्जीक्यूट कर लो, पहले एक को एग्जीक्यूट कर लो। फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन T1 है, ये ट्रांजैक्शन T2 है। क्लियर? एक शेड्यूल की बेस, स्केड्यूलिंग जिसको कहते हैं। एक टाइम गुजर रही है, बिगिन ट्रांजैक्शन एंड कमिट एंड टर्मिनेशन। दो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, रिसोर्स ए, ये रिसोर्स ए एंड रिसोर्स बी, डेटा आइटम ए या डेटा आइटम बी, या वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। इसके साथ हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे कुछ ऐड किया। ये ट्रांजैक्शन जब ख़त्म हुआ दूसरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ। क्लियर? लेकिन रिसोर्सेज वही है, ए बी की जो रिसोर्सेज है वही है। जो ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन T1 ने ए की जो फाइनल वैल्यू आई, यानी कि अगर ए की वैल्यू 1000 है तो इसकी फाइनल वैल्यू अब क्या बनी 900, तो ये 900 के साथ 1.06 मल्टीप्लाई करेगा जो कि 954 बनेगा। इसी तरह ये बी जो फाइनल वैल्यू बनेगी 1100, उसके साथ ये 1.06 मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर हमारे पास 1166 बनेगा। सही है? तो जो आउटपुट वैल्यूज T1 से मिले और T2 में वही इस्तेमाल होंगे, बिकॉज ये सीरियल ट्रांसमिशन है, एक के बाद दूसरा, लेकिन रिसोर्सेज वही है, ये बात ध्यान में रखिए। अब अगर ये ट्रांजैक्शन T2 पहले एग्जीक्यूट हो, T1 बाद में एग्जीक्यूट हो, फिर भी सेम वैल्यूज़, उनको अगर अलग अलग हम प्लस कर ले तो हमारे पास ये रिजल्ट 2120 बनता है। इस तरह भी हो सकता है कि जी स्विचिंग हो दोनों ट्रांजैक्शन में, जब प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर रहा हो तो वो स्विचिंग परफॉर्म हो रही हो, क्योंकि एक सिंगल रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं ना। क्लियर? बस, लेकिन ये जो इंटरलीविंग है, स्विचिंग जो है एक्चुअली इंटरलीविंग, यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं हम, पिछला वाला भी एजम्पशन था, ये भी एजम्पशन है कि मे बी कि इस तरह दो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो, तो रिजल्ट तो अब सही आ रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं।
है कंकरेंट ट्रांजेक्शन है, लेकिन और स्टेप वाइज एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यहाँ पे इंटरलीविंग है लेकिन फिर भी रिजल्ट हमारे पास सही आ रहा है। गुड एग्जांपल है ये कंकरेंट ट्रांजेक्शन के। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रांजेक्शन T1 एक रिसोर्स A में कुछ सब्ट्रैक्ट करता है, जबकि ट्रांजेक्शन T2 उसी रिसोर्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई करता है। अभी T1 ने उसको कमिट नहीं किया, T1 ने अपने ट्रांजेक्शन को कमिट नहीं किया, लेकिन T2 ने उसके ही रिसोर्स को अपडेट किया। अब इस ट्रांजेक्शन के एंड तक T2 A को एंड तक मजीद नहीं चेंज कर रहा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, तो लिहाजा रिजल्ट्स अभी सही आ रहे हैं। इसी तरह B को T1 ने जब टर्मिनेट किया तो B की जो वैल्यू है T2 ने फिर उसको बाद में अपडेट किया। अब ये इंटरलीविंग है, यानी कि दो ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे ये T1 भी एग्जीक्यूट हो रहा है और T2 भी एग्जीक्यूट हो रहा है। आप देख सकते हैं ये इस जगह पे T2 भी एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर? ये दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इस जगह से लेके इस जगह तक ये T1 एंड T2 दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं कंकरेंटली। लेकिन फिर भी रिजल्ट सही आ रहा है। और अगर हम इसको इस तरीके के साथ कर लें कि जी सीक्वेंस के साथ, फिर भी रिजल्ट सही आ रहा है। दोनों को हम अलग अलग इंडिविजुअली अगर प्लस कर ले फिर भी हमारे पास रिजल्ट सही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिफरेंट रिसोर्सेज एक्सेस कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रांजेक्शंस, वहाँ से हमें फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये तो एक्सेप्शनल केसेस है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रांजेक्शंस जो है ये डिफरेंट रिसोर्सेज को एक साथ एक्सेस करेंगे। सही है? इसका इंटरलीविंग का एक बैड एग्जांपल भी हो सकता है। इस तरह भी हो सकता है कि जी ट्रांजेक्शन T1 ने स्टार्ट किया, इसने एक रिसोर्स A को अपडेट किया, इस दौरान ट्रांजेक्शन T2 बिगिन हुआ और उसने कमिट भी किया। अभी T1 ने कुछ भी नहीं किया, उसने कमिट नहीं किया अपने ट्रांजेक्शन को, T1 बिगिन भी हुआ और कमिट भी हुआ। इसने A और B दोनों को अपडेट किया और फिर T1 बाद में B को अपडेट करके कमिट करता है। अब देखिए प्रॉब्लम प्रोड्यूस हुई ना इस जगह पे। B ये एज्यूम करता है कि जी मैंने A से 100 माइनस किया तो मेरे पास 900 होनी चाहिए। हालांकि अब ट्रांजेक्शन T1 A के बारे में ये एज्यूम करता है, हालांकि A की फाइनल वैल्यू डेटाबेस में 954 है बिकॉज ऑफ द T2। क्लियर? इसी तरह T2 जो है और B को यहाँ पे पहले उसके साथ ये 1000 के साथ ये मल्टीप्लाई करता है 1.06 को, और फिर उसके साथ जो कि 1060 बनेगा, और फिर T1 उसके साथ 100 ऐड करता है तो 1160 बनेगा। क्लियर? अगर हम T2 को पहले एग्जीक्यूट कर ले और T1 को इसके बीच में कहीं पे रख ले, इस जगह पे रख ले, इस जगह पे, तो हमारे पास वैल्यूज फिर कुछ इस तरह बनेंगे, ये वैल्यूज बनेंगे हमारे पास। इन दोनों को अगर हम प्लस कर ले अलग अलग तो हमारे पास अब यहाँ पे बनते हैं, इन दोनों को अगर आप प्लस कर ले यहाँ पे हमारे पास बनेंगे 2140, और होने कितने चाहिए 2120 होने चाहिए। अब डिफरेंस कितना है $6 की मिसिंग। सो इनकंसिस्टेंट स्टेट, जो मैं आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन करा रहा था ना कि जी हमारे पास इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी स्टार्ट में ये डेटाबेस मस्ट बी ना कंसिस्टेंट स्टेट, और ये एसेट प्रॉपर्टी भी है हमारे पास, ये मस्ट बी इन अ कंसिस्टेंसी करेक्ट स्टेट। अब ये तो करेक्ट स्टेट नहीं है ना, इसने तो प्रॉब्लम प्रोड्यूस किया इस जगह पे, तो कंकरेंसी से प्रॉब्लम प्रोड्यूस होते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सेप्शंस हमेशा हो, ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस करेगा और मोस्ट ऑफ द केसेस ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स इसके अगेंस्ट हम लेते हैं, अब एक्सप्लिसिट एग्जैक्टली वेरिएबल्स नहीं लेते, आगे जब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो हम उन वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। सही है ना? जैसे कि अगर एक ट्रांजेक्शन T1 एक रिसोर्स A को राइट कर रहा है, दिस इज राइट ऑपरेशन, ये राइट ऑपरेशन है,
तो राइट को परफॉर्म करने के लिए पहले रीड का होना ज़रूरी है। पहले उसको रीड करेगा फिर जाके राइट कर सकता है। क्लियर? इसी तरह ए के अंदर भी रीड राइट दोनों होंगे। बी जब ये राइट परफॉर्म कर रहा है इस जगह पे, ये मल्टीप्लिकेशन है उसको अपडेट कर रहे हैं, इट मीन्स इसमें रीडिंग भी है राइटिंग भी है। और बी जब उसको अपडेट कर रहा है तो उसमें रीडिंग भी है और राइटिंग भी है। क्लियर? ये डी बी में से व्यू है। क्लियर? अब मसला किस जगह पे प्रोड्यूस हुआ, आप लोगों ने नोट किया होगा शायद। रीडिंग में कभी भी मसला नहीं होता, मसला तब प्रोड्यूस होता है जब राइट का ऑपरेशन आ जाए। मसला राइट के ऑपरेशन में होगा हमेशा। सो कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हमारे पास, टू ऑपरेशंस कन्फ्लिक्ट इफ दे आर ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। क्लियर? अगर ये डिफरेंट ट्रांजैक्शन से हो तो वो कन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। दे आर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम इज राइट। अगर दोनों रीडिंग है फिर तो कन्फ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शंस है बट और प्रॉब्लमेटिक नहीं है। क्लियर? एनॉमलीज कौन से प्रोड्यूस होंगे? एनॉमलीज मीन्स प्रॉब्लम्स, जिस तरह के हमने डेटाबेस सिस्टम्स में शायद मैंने भी शायद आप लोगों को पढ़ाया हो, इंसर्ट एनॉमली, अपडेट एनॉमली एंड डिलीट एनॉमली। इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, और यहाँ पे हम उसको कहते हैं इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस। क्लियर? तो ये तब होते हैं और इन चीज़ों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। राइट, राइट एंड राइट। क्लियर? रीड राइट कन्फ्लिक्ट, राइट रीड कन्फ्लिक्ट, या फिर राइट राइट कन्फ्लिक्ट। सही है? इसको यहाँ पे हमने 3 कन्फ्लिक्ट लिखे हैं, लेकिन मोस्टली ये इसको 2 बताया जाता है, यानी कि रीड राइट कन्फ्लिक्ट एंड राइट राइट कन्फ्लिक्ट। क्लियर? जो सेकंड वन है ये पहले वन का अपोजिट है, राइट रीड कन्फ्लिक्ट। अब इस कंकरेंसी से कुछ प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस होते हैं, और प्रॉब्लम्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं। अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजेक्शन T1 है एंड ट्रांजेक्शन T2 है, कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं किसी रिसोर्सेज पे, और रिसोर्स हमारे पास है ए। ट्रांजेक्शन T1 ने एक रिसोर्स ए को रीड किया जिसकी वैल्यू है $10। क्लियर? यहाँ पे ये $10 है। फिर T2 ने सेम रिसोर्स को रीड किया, जो कि जाहिर बात है $10 ही होगा। क्लियर? और उसने इस ट्रांजैक्शन, इस वैल्यू को इसने अपडेट किया, यानी कि राइट किया, और उसके साथ $9 को ऐड किया तो $19 बना, और उसने कमिट किया और T2 चला गया। अब T1 ने अभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं किया, अब ये अपनी सेम उसी वैल्यू को जो उसने यहाँ पे 10 रीड किया है, बट आफ्टर सम टाइम ये सेम वैल्यू को यहाँ पे दोबारा रीड कर रहे हैं। इसको नज़र आया $19, जाहिर बात है एक ही वैल्यू है। तो जब ये इस वैल्यू को रीड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मसला क्रिएट करेगा। ये क्या हो गया? यहाँ पे तो आर इज ऑफ ए जो है ये तो 19 है, हालांकि अभी तो मैंने उसको 10 रीड किया था। तो अब जब ये कमिट करता है, क्लियर, तो अनरिपीटेबल रीड, ये इस रीड को 10 की रीड को जो अभी इसने अभी पिछले कुछ सेकंड पहले रीड किया था, ये उसको अभी दोबारा रीड नहीं कर सकता, बिकॉज किसी और ट्रांजेक्शन ने उसको कमिट किया। और कमिट के बारे में हमने बोला कि दीज आर द ड्यूरेबल ट्रांजेक्शन, ड्यूरेबल ऑपरेशन। ACID में जो लास्ट वन है ड्यूरेबिलिटी, जो कि परमानेंट है। तो यहाँ पे पहले वन जो पहली वैल्यू है 10 की, और क्या बन गया? अनरिपीटेबल बन गया, अनरिपीटेबल रीड बन गया। अब दूसरा प्रॉब्लम है रीड राइट कन्फ्लिक्ट्स में, जिसको हम कहते हैं डर्टी रीड प्रॉब्लम। डर्टी रीड प्रॉब्लम जो है ये अब क्या है डिस्कस करते हैं। एक ट्रांजेक्शन T1 एंड T2, एक रीडिंग वैल्यू हमारे पास 10 है और उसको हमने अपडेट किया 12 के साथ। दूसरा ट्रांजेक्शन आया, उसने 12 को रीड किया, तो 12 है जाहिर बात है, और उसने उसको अपडेट किया 14। क्लियर? कमिट किया, चला गया। अब ये यहाँ पे इस जगह पे ड्यू टू एनी रीज़न हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है? लॉजिक भी हो सकता है, कंप्यूटेशन की वजह से हम उसको बहुत अबॉर्ट करना चाहते हैं, टीपी में उसने उसको अब अबॉर्ट किया, या फिर पावर फेल्योर हुआ, डेडलॉक अकर हुआ, किसी भी तरीके से
ट्रांजैक्शन T1 ने अबॉर्ट करना है। अब क्या होगा, अब इस जगह पे क्या होगा, कैसे अबॉर्ट करेंगे, ये तो कमिट हुआ, इसने परमानेंट सेव किया। सो अब अगर हमने इसको अबॉर्ट भी करेंगे, क्लियर, तो इस जगह पे इसने जो वैल्यू रीड कर ली, इस जगह पे ये डर्टी रीड है, रीडिंग अनकमिटेड डेटा, क्लियर। इसने इस जगह पे R1 ने ट्रांजैक्शन T1 ने जब इसने R को रीच ए रिसोर्स को रीच किया, जिसको अभी ट्रांजैक्शन T1 ने कमिट नहीं किया, इस जगह पे इसने उसको कमिट नहीं किया, यहाँ पे उसने उसको कमिट नहीं किया, लेकिन ट्रांजैक्शन T2 ने उसको यहाँ पे अपडेट भी कर दिया, क्लियर। तो इसने एक ऐसी वैल्यू को रीड किया जो कि रीड नहीं करना चाहिए, क्लियर। शायद ये उसको बाद में दोबारा अपडेट कर ले, या ट्रांजैक्शन अबाउट हुआ वापस 0 स्टेट पे चला गया, 10 स्टेट पे ये वापस जाएगा, T2 के सामने तो ये 14 है, लेकिन ये वापस शायद 10 स्टेट पे चला जाए, अबॉर्ट कर ले, क्लियर। तो इसको हम डर्टी रीड कहते हैं, क्लियर। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ओवरराइटिंग अनकमिटेड डेटा। दो ट्रांजैक्शंस हैं, ए को यहाँ पे राइट किया गया 10 वैल्यू के साथ, और ट्रांजैक्शन T2 ने सेम ए वैल्यू को अपडेट किया, राइट किया, अपडेट किया 19 पे, एंड बी को उसने इस जगह पे अपडेट किया, क्लियर। अब यहाँ पे बी ने जो है बी जो वैल्यू है, ट्रांजैक्शन T1 जो है, ट्रांजैक्शन T1, अब इसने यहाँ पे बी की वैल्यू को अपडेट किया इस जगह पे, क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि ट्रांजैक्शन T2 ने एक वैल्यू जो कि अभी अनकमिटेड, ओवरराइटिंग अनकमिटेड डेटा, ओवरराइटिंग अनकमिटेड डेटा, हाँ जी। अब हाँ जी, यहाँ पे ए को देख लें, सॉरी, ए को देख लें, ये ए को T2 ने कमिट कर दिया, ये ए को T2 ने कमिट कर दिया, जिसको अभी तक T1 ने कमिट नहीं किया था, क्लियर, और T2 ने उसको कमिट भी कर दिया, क्लियर। होना तो ये चाहिए था कि T1 उसको पहले कमिट कर देता, क्योंकि उसने ट्रांजैक्शन पहले स्टार्ट किया था, तो उसकी नज़र में 10 की ए की वैल्यू 10 है, क्लियर। लेकिन T2 ने उस अनकमिटेड वैल्यू को यानी कि ए की वैल्यू को क्या कर दिया, इस जगह पे वो राइट कर दिया, क्लियर। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम व्हिच वी कॉल as overwriting uncommitted data, ए जो कि अनकमिटेड डेटा है T1 की तरफ से, T2 ने उसको कमिट भी कर दिया, क्लियर। अच्छा जी, सो ये 3 प्रॉब्लम्स है, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम, डर्टी रीड प्रॉब्लम एंड ओवरराइटिंग अनकमिटेड डेटा, क्लियर। अब यहाँ पे ये 3 प्रॉब्लम्स किस वजह से अकर हुई, ये कंकरेंसी की वजह से अकर हुई। T1 एंड T2 चूँकि दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो कि शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, ये रिसोर्सेज या डेटा आइटम्स इनके लिए शेयर्ड है, ए एंड बी आर द शेयर्ड रिसोर्सेज। आप इसको फ्रेगमेंट कंसिडर कर लें तो हमारे पास एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2 के 2 फ्रेगमेंट्स हैं, क्लियर, और ये 2 अलग ट्रांजेक्शन्स को एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, तो मसला तो ये प्रोड्यूस करने के चांसेस है इसमें, क्लियर, डिफरेंट प्रॉब्लम ये प्रोड्यूस कर सकता है सिस्टम। अच्छा जी, ये तो कंकरेंसी की प्रॉब्लम्स हैं इस जगह तक। अब नेक्स्ट एक मामूली सा छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं रिकवरी। पहले तो ये रिकवरी के बारे में हमारा एक अलग सा लेक्चर आएगा, अभी हम कहते हैं कि जी हमें रिकवरी की क्यों ज़रूरत है। Whenever a transaction is submitted to a DBMS for execution, the system is responsible for making sure that either all operations in the transaction are completed successfully and their effect is recorded permanently in the database. ये तो हमें पता है, अभी पता चल गया हमें completely कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा और परमानेंटली सेव होंगे। आर द ट्रांजेक्शन डज नॉट अफेक्ट द डेटाबेस और एनी अदर ट्रांजेक्शन, क्लियर।
सारे ट्रांजेक्शन्स क्या होंगे, आइसोलेटेड एग्जीक्यूट होंगे, एक दूसरे को ये इफेक्ट नहीं करेंगे, डज नॉट अफेक्ट एनीवन। क्लियर। अब रिकवरी हमें किस सूरत में करनी पड़ेगी ट्रांजेक्शन्स की। कंप्यूटर फेल्यूर, देयर आर सेवरल पॉसिबल रीजंस फॉर ट्रांजेक्शन्स टू फेल। कंप्यूटर फेल हो सकता है, ट्रांजैक्शन और सिस्टम एरर अकर हो, ट्रांजैक्शन भी उसमें भी एरर अकर हो सकता है या फिर सिस्टम एरर हो सकता है, लोकल एरर्स हो सकते हैं या फिर एक्सेप्शंस कंडीशंस हो सकते हैं, डिवीजन बाय जीरो और एरे आउट ऑफ बाउंड एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेस एक्सेप्शंस। क्लियर। ओवरफ्लो, अंडरफ्लो और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। क्लियर। कंकरेंसी जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में पढ़ी हो तो उस तरह के एक्सेप्शन हो सकते हैं। कंकरेंसी कंट्रोल इन्फोर्समेंट, कंकरेंसी कंट्रोल से सम टाइम ये हो सकता है कि हम किसी ट्रांजेक्शन को हमने अबॉर्ट करना है, उसमें प्रॉब्लम अगर हुआ और उसने रिकवरी मैनेजर डीबीएमएस का एक पार्ट होता है, रिकवरी मैनेजर ने डिसाइड कर लिया कि जी मैंने ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट करवाना है, तो जब ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट करवाएंगे तो फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। तो कंकरेंसी कंट्रोल एनफोर्समेंट से भी ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो सकता है, उसको फिर हमने रिकवर करना है। डिस्क की फेल्यूर अकर हो सकती है। क्लियर। and hard disk वगैरह की, and physical problem, disaster, theft, fire, etc. Clear? So the system must keep sufficient information to recover from the failure. अब जो सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम क्या है हमारे पास, सिस्टम हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, तो सिस्टम हमारे पास इतना सफिशिएंट उसका उतना कैपेबल उसका होना ज़रूरी है कि और इस तरह के फेल्यूर को हैंडल कर सके, उसमें से हम चीज़ों को रिकवर कर सके। स्टार्ट में फर्स्ट स्लाइड पे अगर आप लोगों को पिछले लेक्चर में याद हो, मैंने आपको बोला था बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट स्लाइड पे ये यहाँ पे बोला था कि जी कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी हम किस चीज़ को कहते थे, फॉल्ट टॉलरेंस को कहते थे। क्लियर। सो फॉल्ट टॉलरेंस की बात अब यहाँ पे आ गई है हमारे पास कि जी रिकवरी के लिए इस सिस्टम का इतना कैपेबल होना ज़रूरी है कि और इस तरह के एरर्स को हैंडल कर सके। क्लियर। सो इंशाल्लाह आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कंकरेंसी कंट्रोल। ये जो प्रॉब्लम्स अकर हुई इस जगह पे, अब इन प्रॉब्लम्स के साथ हमने आगे क्या करना है, अपने कंकरेंसी कंट्रोल अब पढ़ना होगा डिटेल के साथ कि अगर कंकरेंसी की वजह से प्रॉब्लम्स अकर हो रहे हैं, क्लियर, तो हम ऐसा कौन सी प्रोसीजर अपनाएं जिससे हम इन प्रॉब्लम्स को रिमूव कर लें। तो हम उसको करेंगे कंकरेंसी कंट्रोल के थ्रू, और उस कंकरेंसी कंट्रोल को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, शायद मैंने आप लोगों को यहाँ कहीं पे बोला भी था, आइसोलेशन में शायद हमारे पास स्लाइड में है जी, आइसोलेशन में है। आइसोलेशन में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था यहाँ पे कि जी उसमें दो चीज़ें हैं, एक को हम कहते हैं लॉकिंग और दूसरे को हम कहते हैं टाइम स्टैम्प। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंकरेंसी को ये कंट्रोल करते हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह।